गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको 9th की फिजिक्स का पहला बेल पढ़ाया गया था और उस पहले बेल में आपको कुछ मूल अवधारणाएं बता दी गई थी कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान में मूल राशियां क्या होती हैं, उन मूल राशियों के मापन में प्रयुक्त होने वाले मूल पद कौन से होते हैं जिनको मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रकों के अतिरिक्त, मूल राशियों के अतिरिक्त दो पूरक राशियां और मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, यहाँ तक की बात की चर्चा आपसे हो चुकी थी। अब नियमानुसार आपको मानक मीटर की परिभाषा, मानक किलोग्राम की परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषाएं सबकी बताई जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में है नहीं तो सामान्य जो कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ रखा है छोटी बड़ी इकाइयों को उतना ही ध्यान में रखिए, पर्याप्त है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी पढ़ाते समय उन सब चीज़ों का व्याख्या कर दिया जाएगा। अब जो मूल राशियां हो गई और पूरक राशियां हो गई, इन मूल राशियों और पूरक राशियों के अतिरिक्त भौतिकी में व्युत्पन्न राशियों की चर्चा होती है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो अगला टॉपिक आपका है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां जिसमें मूल राशियां समाहित होती हैं, मूल राशियां समाहित होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वे राशियां जिनमें मूल राशियां समाहित होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे पहली व्युत्पन्न राशि के बारे में हम चर्चा करें, क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होती है। तो लंबाई जो होती है वो लंबाई का मात्रक होता है और फिर इसी में चौड़ाई भी होती है और चौड़ाई भी मूलतः क्या होता है लंबाई का ही मात्रक होता है। यानी कि इस क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार सम्मिलित है। ऐसे ही जितनी भी व्युत्पन्न राशियों की चर्चा की जाएगी उसमें मूल राशियां 2-3 बार सम्मिलित होंगी। अब इन व्युत्पन्न राशियों के मापन के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जान लें कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, गौर करिए, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों पर उचित घात लगाकर प्राप्त किया जाता है, उचित घात लगाकर प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अथवा अच्छी परिभाषा एक और है, अथवा मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो क्या चीज है कि वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों पर उचित घात लगाकर प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या और सहज परिभाषा क्या हो जाएगी कि मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपका मापन का अंतिम टॉपिक है। इसमें कुछ उदाहरण आप देख लीजिए कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा आप सरलता से नोट कर लेंगे। व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए बस बहुत शार्ट में। अब व्युत्पन्न मात्रकों में क्या क्या चीजें जैसे मान लीजिए कि पहली राशि है क्षेत्रफल। कौन सी राशि है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। हर किसी को पता है, इसी पर आप गणित के सवाल लगाते चले आए हैं। अब जो लंबाई होती है वो दूरी का मात्रक होता है मीटर, और जो चौड़ाई होती है वह भी दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। चार्ट में आप क्या लिखते हो? तो वर्ग मीटर पढ़ते हो आप। तो जो वर्ग मीटर पढ़ते हो तो आपको 6, 7, 8 में जब कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया होगा तो आपने निकाला होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर ऐसी राशियां आई होंगी। लेकिन वर्ग मीटर कैसे आता है? ये चीज है, ये मीटर पर 2 घात लगा करके प्राप्त किया गया है। यह क्षेत्रफल का मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, ऐसे ही आपको वेग कह दिया जाए या आयतन कह लीजिए। पहले आयतन, तो किसी भी चीज का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो बराबर क्या हो गया? मीटर गुणे मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। शार्ट में क्या लिखेंगे? तो जब किसी भी चीज का आयतन निकाला गया था तो उस आयतन का मात्रक लिखा गया था घन मीटर। क्यों लिखा गया था? क्योंकि लंबाई में एक बार मीटर शामिल है, चौड़ाई में एक बार मीटर शामिल है, ऊंचाई में एक बार मीटर शामिल है। मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब हो गया। अब अगली राशि हम एक और ले लेते हैं, वह राशि है वेग। क्या चीज है? वेग। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय बराबर दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ये जो राशियां निकल करके आ रही हैं, इन राशियों में घात ऐसे लगे हुए हैं
घात से, इनको घात लगा लगा करके प्राप्त किया जा रहा है। इसको ऐसे जैसे मान लीजिए लिखना हो तो हम लिखेंगे मीटर और सेकेंड पर -1। तो क्या हुआ, घात लगे, यहाँ एक घात लगा, यहाँ एक घात लगा। तो जब घात लगा करके मात्रकों को प्राप्त किया जाता है और वह भी किस पर, मूल मात्रकों पर, तो ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। छोटी सी चीजें हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जान लीजिएगा। अब एक और टॉपिक 9th में आता है जो आपको बहुत उपयोगी है भौतिक विज्ञान के पढ़ने में। भौतिक विज्ञान क्या, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के पढ़ने में, क्योंकि भौतिक विज्ञान आपको बताया गया ये मापन का विज्ञान है। तो जो भी मापन की क्रिया होगी वो चाहे जिस भी गणित में हो, भौतिक विज्ञान में हो, जहां भी हो, तो मापन की क्रिया में प्रयुक्त होने के लिए, मापन की क्रिया को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, भौतिक विज्ञान के इन तथ्यों को मूल रूप से जानना आवश्यक है। अब इसी में एक टॉपिक आ जाता है आपका आंकिक मान। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान क्या चीज होता है? तो आंकिक मान की छोटी सी परिभाषा दी जाती है कि किसी भी राशि को, सॉरी आंकिक मान नहीं, कोटि मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोटि मान है। कोटि मान, आपको क्या बताना है, कोटि मान। आंकिक मान का मतलब होता है कि जैसे आपको 10 किलो, 4 किलो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान लिखा गया था, तो उसमें एक यूनिट थी और एक आंकिक मान था 50, 40, 4 वाला। वो बात आपको स्पष्ट की जा चुकी है। अब आपको पढ़ना है कोटि मान। कोटि मान क्या होता है कि किसी भी दी गई राशि को, किसी भी दी गई राशि को उसके निकटतम दस के घात के रूप में लिखना। 10 के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कोटि मान कहलाता है। कोटि मान कहलाता है। जैसे कोई आंकिक मान दिया गया है, कोई राशि दी गई है, तो उसको 10 के निकटतम घात के रूप में अगर हम लिख दें तो वो लिखी गई राशि क्या कहलाएगी, कोटि मान कहलाएगी। क्या कहा गया कि किसी भी दी गई राशि को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखना कोटि मान कहलाता है। अब 2-4 उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2। ऐसे मान लीजिए 1000 है, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार है तो 10 की घात 3। ऐसे मान लीजिए 10,000 है, तो क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो ये क्या लिख दिया, 10 की घात 4। या 10,000 है, 1 लाख है, तो क्या करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे
10 कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5 बराबर क्या हो गया? 10 के घाते 5। तो क्या किया गया कि ये 100 था, उसको निकटतम 10 की घात में लिखा गया तो 10 के घात 2 हो गया। ये 1000 है, उसको निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा गया, 10 घाते 3 हो गया। 10,000 है, 10 घाते 4, 1 लाख है, 10 घाते 5। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे अंक ना हो करके दशमलव के अंक में हो तो कैसे लिखा जाएगा, उसको भी आप समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 0.1 है। क्या है? 0.1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 1। यहां से जब ऊपर जाएगा कैसे आपका होता है? 1/x = x⁻1। ओके, तो गणित के इस रूल से क्या हुआ कि 0.1 बराबर 1/10। दशमलव को भिन्न बनाना आप जानते हैं कि दशमलव अंक के लिए 1 लिखा जाता है, शेष अंकों के लिए 0 लिख दिया जाता है। ऐसे ही 0.01 है तो फिर क्या लिखेंगे? 1/दशमलव के लिए 1 लिखा और दोनों अंकों के लिए 0 लिखा। 100 बराबर हो गया 1/10 गुणे 10 बराबर हो गया 1/10 के घाते 2 बराबर 10 के घाते ऋण 2। ऐसे मान लीजिए कि ये 0.001 है, तो हम क्या करेंगे? 1 अब इसको 1 कितने अंक? 3 1 2 3 बराबर 1/10 के घाते 3 बराबर 10 के घाते ऋण 3। ऐसे ही मान लीजिए कि ये 0.1 तो 1/1 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर 1/10 के घाते 4 बराबर हो गया 10 के घाते ऋण 4। तो अगर कोई भी राशि दी गई है तो इस विधि का प्रयोग करके हम उस राशि को 10 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है कि x⁻0 = 1। अगर किसी भी संख्या या 1 की घात 0 बराबर 1, 100 की घात 0 बराबर 1, यानी अगर किसी भी दी गई संख्या का घातांक 0 कर दिया जाए तो उस दी गई संख्या का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इस बात को जरा साफ समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इसको कॉपी पर नोट करते हुए इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। तो किसी भी संख्या का घात 0 कब होता है, जरा सा उसको समझिए। आपको 6-7 ईयर्स में घातांक थ्योरी पढ़ाई गई होगी, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि x के पावर m अपान x के पावर n = x के पावर m - n, यानी कि जो नीचे वाली घात है वो ऊपर वाली घात से घट जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि x की पावर 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 1 ऋण 1। अब क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा x के पावर 1 ऊपर रह गया और ऋण 1 क्या हो गया? x। ये बराबर क्या हो गया? x/x = 1, यानी x की पावर 0 = 1। ऐसे ही मान लीजिए 100 है, 100 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा? 100 की घात 1 ऋण 1 बराबर हो गया 100/100 बराबर 1। यानी कि किसी भी राशि का घातांक अगर 0 कर दिया जाए, तो अगर किसी भी राशि का घातांक 0 किया जाए तो उस राशि का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कोटिमान पर। कोटिमान के शेष पार्ट को हम लोग जान लें कि ये तो हो गया कि जो
सीधे 100 या 10 के गुणक हैं उनका कोटिमान निकालना। लेकिन अगर ऐसी राशियां हैं कि जो 100 के गुणक नहीं है, क्या करना है? ऐसी राशि जो 100 के गुणक के रूप में नहीं है, तो उनको कैसा, उनके कोटिमान को कैसे व्यक्त किया जाता है? जैसे मान लीजिए हम ये लिखते हैं 91, 92, 63, 17, 70, ये आपकी एक राशि है और कहा जा रहा है कि इसका कोटिमान निकालो, कोटिमान निकालो। तो इस राशि का कोटिमान कैसे आप निकालोगे? आपको क्या करना है कि इस राशि में दशमलव के अंक को ले आकर के एक अंक के बाद रख देना है। तो एक अंक के बाद रखने के लिए क्या करेंगे? 9.1926311770। कितने अंक आगे दशमलव आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करेंगे? गुणे 10 के घाते 9। अब क्या करेंगे? इसका राउंड फिगर लिखेंगे। आपको 6 7 8 में पढ़ाया गया होगा राउंड फिगर। तो जब राउंड फिगर लिखते हैं तो दशमलव के जिस अंक को छोड़ते हैं, अगर वह 5 है या 5 से बड़ा है तो अगले वाले अंक में 1 जोड़ लेते हैं। लेकिन ये वाला अंक विषम होना चाहिए तो 1 जुड़ेगा, सम है तो 1 नहीं जोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 0 हटेगा तो साथ में कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये 7 हटेगा तो साथ में 1 जुड़ेगा, 8 हो जाएगा। ये जब 8 हटेगा तो 8 के हटने से 1 में 1 जुड़ेगा, ये 2 हो जाएगा। 2 हटने पर 3 में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। और फिर ये 3 है, 3 यहां से यहां जाएगा तो 3 जब हटाया जाएगा तो 3 भी 5 से छोटा है, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब 6 हटाया जाएगा तो ये 3 होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि अगर संख्या सम है तो सम संख्या में 1 नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ 2 ही रह गया, 2 को हटाएंगे तो 9 पे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 9 को हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 9.2 गुणे 10 के घाते 9। अब हम क्या करते हैं? ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, इस रिमेनिंग पार्ट की तुलना करते हैं √10 से। √10 से अगर ये बड़ा है, ग्रेटर देन √10 से ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है कौन? 9.2। ठीक है, तो इस वाली संख्या में इस घातांक में 1 जोड़ लेते हैं। और अगर ये √10 से क्या है? छोटा है तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो यहां हमारा जो प्रश्न है उसमें यह √10 से बड़ा है 9.2, तो इसका घातांक लिखने के लिए, हम कोटिमान लिखने के लिए इसके घातांक में 1 जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा 10 की घात 9 धन 1 बराबर 10 की घात 10। तो यानी कि ये जो इतनी बड़ी राशि हमारी दी गई थी, इतनी बड़ी राशि, इसका कोटिमान कितना निकल के आया? इसका कोटिमान निकल के आया 10 की घात 10। ऐसे भी कोई भी राशि आपकी दी गई हो तो उसको पहला काम करते हैं कि दशमलव के 1 अंक पर लाते हैं, फिर इसका राउंड फिगर लिखते हुए इसको दशमलव के 2 अंकों में ले आते हैं। इस दशमलव के 2 अंक की तुलना किससे करते हैं? √10 से करते हैं। अगर ये √10 से बड़ा है, क्या है? बड़ा है, तो घात में 1 जोड़ देते हैं। और यदि यह √10 से छोटा है तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं इसको, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपको कोटिमान निकालने की पद्धति है। यद्यपि ये जो मापन आपको पढ़ाया, मापन और कोटिमान, ये दोनों की दोनों चीजें आपके सिलेबस में, नई बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बगैर अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे तो वो नहीं पढ़ाई जा सकती है। इन चीज़ों का मूल ज्ञान आपको होना आवश्यक है। इसलिए ये 2 बेल आपको केवल ज्ञानार्जन के लिए, फिलहाल नोट आप छोटा मोटा बना लेंगे जिससे कि आपको सरलता से इस चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए, लेकिन ये दोनों ही बेल
आपको ज्ञानार्जन के लिए बताए गए थे। अब अगली बेल से आपको भौतिक विज्ञान जो क्लास 9th के सिलेबस में दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, या जो भी बुक आपके विद्यालय में चल रही है उस बुक में जो चीज़ दिया गया है, कल से गत चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इन चीज़ों को 2 बार 3 बार वीडियो देख करके स्पष्ट कर लीजिए। कल से आपके सिलेबस का गत चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।